तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे एक पुराने बिल्डिंग में मारपीट कर एक चेयर से बांधकर रखा गया था। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उस जगह पेट्रोल छिड़ककर पूरे बिल्डिंग में आग लगा देता है। फिर जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वहां से 3 लाशें मिली, लेकिन उनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा था। मगर आग के वजह से बिल्डिंग के जो कंक्रीट गिरे थे वो उसके नीचे दबा हुआ था। खैर रेस्क्यू टीम ने किसी तरह उसे वहां से बाहर निकाल लिया और फिर फौरन उसे हॉस्पिटल के लिए भेज दिया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो उसका चेहरा नहीं बचा पाए। फिर जब डॉक्टरों ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने उन्हें अपना नाम पार्क बताया। मगर उसका नाम सुनकर डॉक्टर जो योन को थोड़ी हैरानी होने लगी। शायद वो उसे पहले से जानती थी। और फिर उसने अपने रिपोर्ट में उस पेशेंट का पूरा नाम लिखा, पार्क जियोंग, जबकि उसने बस पार्क बताया था। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पार्क जब अपने घर आता है तो उसके लैंडलॉर्ड ने उसके घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया हुआ था। उसने लिखा था कि तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया, जल्द से जल्द किराया दो या फिर घर खाली करो। लेकिन वो अपने कमरे में जाकर ट्रेडिंग का ग्राफ देखने लगता है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है जिससे वो बहुत परेशान होने लगा। फिर उसे उसी आदमी का फोन भी आता है लेकिन पार्क फोन नहीं उठाता। अब अगले दिन जब पार्क सोकर उठता है तो फिर से उसे उसी आदमी का कॉल आ रहा था, मगर पार्क इस बार भी कॉल नहीं उठाता। तभी चोरी से एक आदमी उसके घर में घुसता है और उसे कॉल करता है, लेकिन पार्क उस आदमी को देख लेता है और उसे अपने घर पर देखकर बहुत डर जाता है। इसका नाम लोन शार्क था। शार्क ने देखा कि पार्क ने अपने मोबाइल में उसका नाम मदरबोर्ड के नाम से सेव किया है, इसीलिए वो गुस्से में उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर जब पार्क की आँख खुलती है तो वो एक ऑपरेशन थिएटर में था जहां उसे स्ट्रेचर से बांधा गया था और एक डॉक्टर उसके बगल में मौजूद एक आदमी का ऑपरेशन करके उसका दिल बाहर निकाल रहे थे। फिर शार्क ने उस पेशेंट की तरफ इशारा करते हुए पार्क से कहा कि अगर 30 दिनों के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने पैसे तुम्हारे बॉडी पार्ट को बेचकर वसूल करूंगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस एक आखिरी बार छोड़ दीजिए। जिसके बाद शार्क के लोग पार्क को ले जाकर रोड के किनारे फेंक देते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पार्क एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। फैक्ट्री में काम करने वाले एक आदमी ने पार्क से कहा कि मैंने तुम्हारे कहने पर अपने सारे पैसे उस कंपनी पर लगा दिए और अब मेरे सारे पैसे डूब गए। जिस पर पार्क कहता है कि मुझे क्या पता था कि वार हो जाएगा, अगर वार नहीं हुआ होता तो तुम अमीर बन जाते। चलो जाओ यहाँ से और मुझे ब्लेम करना बंद करो। इसी फैक्ट्री में मियां नाम का एक चाइनीज आदमी भी काम करता था जिसे मैनेजर ने काम से निकाल दिया था। चाइनीज ने जब वजह पूछी तो मैनेजर ने चिल्लाते हुए कहा कि कंपनी का काम नहीं चल रहा है, जिससे मियान बहुत गुस्सा हो गया और फिर उसने मैनेजर को चाकू दिखाते हुए कहा कि मुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे भेजने हैं। मगर मैनेजर कहता है मैं बस वही कर रहा हूँ जैसा बॉस ने मुझे करने को कहा है। जिसके बाद मियान उसे छोड़ देता है। पार्क भी वही था और उसने मियान को ये सब करते हुए देख लिया था। फिर जब मियान फोन पर किसी से बात कर रहा था तो पार्क की नजर उसके टैटू पर पड़ी। जिसके बाद उसने उसके टैटू के फोटो को इंटरनेट पर सर्च की तो उसे पता चलता है कि वो चाइना के एक बहुत ही खूंखार गैंग से ताल्लुक रखता है। तभी पार्क को उसके डैड का कॉल आता है। पार्क ने कॉल उठाते ही कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, लेकिन फोन पर उसके डैड नहीं बल्कि कोई और था। अब अगले सीन में हम पार्क को हॉस्पिटल में देखते हैं। दरअसल उनके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी वहां पर वो आदमी आता है जिसने डैड का एक्सीडेंट किया था। वो पार्क को अपने साथ बाहर लेकर जाता है और फिर उसे बताने लगता है कि अचानक आपके डैड मेरी कार के सामने आ गए। आपने देखा ही होगा, बस मैनर्स सी चोटें आई है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ ले देकर हम ये मामला यही खत्म कर दे। लेकिन पार्क उसके एक्सपेंसिव कार को देखते हुए कहता है कि वो बूढ़े हो गए हैं,
इसीलिए उनके इलाज में खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। जिसके बाद उस आदमी ने पार्क को 5 मिलियन वॉन दिए, मगर पार्क अपने डैड को जाकर सिर्फ 3 मिलियन वॉन ही देता है और कहता है कि वो मेरे पहचान का था, इसीलिए मैंने पैसे लेकर उसे जाने दिया। वैसे भी 3 मिलियन वॉन बहुत होते हैं। फिर उसके डैड ने उसके चोटों को देखने के बाद उससे पूछा कि ये चोट कैसे लगी, फिर इसे मारा मारी की ना। अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पार्क कहता है अच्छा ग्लूकोज क्या चढ़ा आप में तो जैसे जवान ही आ गई। इसके बाद वो अपने डैड से पैसे छीन लेता है और कहता है मुझे इसकी जरूरत है, बाद में वापस कर दूंगा। लेकिन तभी एक महिला वहां आ जाती है और उसके डैड से पूछने लगती है कि आप ठीक तो हो ना। उसे देखकर पार्क अपने डैड से कहता है कि अच्छा तो अब पता चला आप मुझे काफी महीनों से किराया क्यों नहीं भेज रहे थे, सारा माल इसी पर उड़ा रहे हो ना। फिर वो अपने डैड से उस औरत के साथ मामला डेट तक ही रखने का कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद डैड उस औरत से पार्क के बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। पार्क वहां से उस आदमी के पास जाता है जिसने उसके डैड का एक्सीडेंट किया था और उससे कहता है तुम पीकर गाड़ी चला रहे थे, 3 मिलियन वॉन और चाहिए, जिसके बाद मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम पीकर चला रहे थे। उस आदमी के पास उसे पैसे देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसीलिए पुलिस से बचने के लिए वो उसे पैसे दे देता है। इसके बाद पार्क वहां से अपने डैड के घर चला जाता है क्योंकि डैड ने उसे घर से उनके कपड़े हॉस्पिटल लाने को कहा था। लेकिन पार्क जब घर आता है तो वो घर की तलाशी लेने लगता है। उसे एक रोलेक्स वॉच मिलती है और फिर कुछ पैसे और उनके साथ एक इंश्योरेंस का पेपर जिसमें लिखा था कि डैड के मरने के बाद पार्क को उसके डैड के इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, जिसकी अमाउंट 500 मिलियन युआन है। ये देखकर पार्क की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपने डैड पर बहुत प्राउड हो रहा था। वो सोच रहा था कि डैड उससे कितना प्यार करते हैं। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि अगर मैंने 1 महीने के अंदर सार के पैसे नहीं लौटाए तो वो मुझे मार देगा। जिसके बाद डैड के इन पैसों का क्या होगा, वो ये सब सोचते हुए हॉस्पिटल जा रहा था। लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें छेक लिया और उससे सिगरेट मांगी, मगर पार्क उन्हें डराकर भगा देता है और कहता है कि सिगरेट खरीदने के पैसे नहीं हैं तो चोरी करो कुत्तों। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लड़के दोबारा से आते हैं और पार्क के ऊपर पीछे से हमला करके एक साथ उसे मारने लगते हैं। उन्होंने पार्क से उसकी सिगरेट छीन ली और फिर वो उसके डैड के रोलेक्स को भी छीनने लगे। लेकिन पार्क किसी तरह घड़ी को बचा लेता है, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्क को बांधा गया था और एक डॉक्टर उसे काटने के लिए आ रहा था। लेकिन तभी पार्क को होश आ जाता है, वो हॉस्पिटल में था। दरअसल जब उन लड़कों के मार से वो बेहोश हो गया था तो किसी ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, मगर पार्क सपने में अपने मौत को देखकर बहुत परेशान हो रहा था। इधर उसके डैड पुलिस वालों से कह रहे थे कि कैमरे में देखकर पता करो कि मेरे बेटे का ये हाल किसने किया। पुलिस वालों ने कहा कि सर माफ कीजिएगा, उस गली में कोई कैमरा नहीं था, हम आपस के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। इसके बाद पार्क स्टेचर से उठकर वहां से अपने घर चला जाता है और फिर फैक्ट्री में अपने एक कलीग से फोन करके उस चाइनीस आदमी का पता पूछता है जिसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। फिर वो मियान से मिलने के लिए उसके एड्रेस पे चला गया। मियान ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। पार्क उससे कहता है कि अगर तुम मेरे बाप को मारोगे तो मैं तुम्हें 60 मिलियन युआन दूंगा। मियान मान जाता है। इसके बाद पार्क ने बताया कि मेरा बाप हर फ्राइडे की रात 8 बजे चर्च जाता है और इसके लिए वो एक शॉर्टकट यूज करता है जहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं होता। तुम उसे कार से उड़ा देना जिससे सभी को ये एक्सीडेंट लगेगा। जिसके बाद मुझे इंश्योरेंस से 200 मिलियन युआन मिलेंगे, जिसमें से 60 मिलियन मैं तुम्हें तुम्हारे काम खत्म होने के बाद दे दूंगा। म्यान ने पूछा कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। तभी पार्क ने उसे एक टेप रिकॉर्डर दिया जिसमें उन दोनों की सारी बात रिकॉर्ड हो चुकी थी। वो टेप रिकॉर्डर मियान को देते हुए कहता है कि अब तुम्हारे पास मेरे खिलाफ सबूत है,
कुछ ऊपर नीचे हुआ तो तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगले दिन मियान दोबारा से पार्क से मिलने के लिए आता है और कहता है मैंने छानबीन की, पता चला कि इंश्योरेंस की रकम 500 मिलियन है, 200 नहीं। तो उस हिसाब से मुझे 150 मिलियन मिलने चाहिए। पार्क थोड़ा गुस्सा करता है लेकिन फिर वो मान जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्क रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहा था और बार बार मियान की तरफ से गुड न्यूज जाने का इंतजार कर रहा था। वो बहुत नर्वस था, इसलिए वो फोन पे अपने फेवरेट कार की रिव्यू को देखने लगता है। दूसरी तरफ पार्क के डैड चर्च जाने के लिए निकल चुके थे। तभी मियान आकर उन्हें टक्कर मार देता है। इधर सुबह हो चुकी थी। पार्क अभी तक मियान के कॉल के आने का इंतजार कर रहा था लेकिन उसे कोई कॉल नहीं आता। फिर वो फैक्ट्री चला जाता है। लंच हो गई थी लेकिन अभी तक उसे मियान का कॉल नहीं आया था और ना ही उसे डैड की कोई खबर मिली थी। तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल पुलिस स्टेशन से था। वो उसे बताते हैं कि आपके पिता की मौत हो गई है, जल्दी से हॉस्पिटल आइए। मगर पार्क हॉस्पिटल जाने से पहले बाथरूम जाता है और वहां जाकर रोने की तैयारी करता है। फिर वो हॉस्पिटल जाकर पुलिस वालों के सामने खूब रोता है। डिटेक्टिव चोयो से बताते हैं कि एक चश्मदीद गवाह ने हमें बताया कि किसी ने तुम्हारे डैड को टक्कर मारी और उतर कर देखा तो वो मरे नहीं थे, इसीलिए उसने दोबारा से उन्हें टक्कर मार दी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक मर्डर है। तभी पार्क उस चश्मदीद को देखता है। ये वही औरत थी जो उस दिन हॉस्पिटल में उसके डैड से मिलने के लिए आई थी। दरअसल उस वक्त वो वही थी और उसने सब कुछ देख लिया था। जिसके बाद पार्क ने ऑफिसर चोई से कहा कि मेरे पापा एक अच्छे इंसान थे, उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। जरूर ये मामला हिट एंड रन का होगा, आप इस केस को हिट एंड रन कहकर क्लोज कर दीजिए। तभी ऑफिसर चोई बताते हैं कि नहीं, ये मर्डर है क्योंकि हमें उनकी लाश एक्सीडेंट वाले जगह से दूर पहाड़ों में मिली थी। ये सुनकर पार्क अपना सर पीटने लगता है और मन ही मन उस चीनी को गाली देने लगता है कि चीनी तूने ये क्या कर दिया। अब हमें थोड़ी देर पहले यानी कि आज सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक व्लॉगर को पहाड़ी पर अपना व्लॉग शूट करते हुए देखते हैं। तभी उसने एक डॉग को देखा जो जमीन खोद रहा था। वो जब उसके पास गई तो वहाँ एक लाश गड़ी हुई थी। जिसके बाद उसने पुलिस को कॉल किया। ये लाश पार्क के डैड की ही थी। अब हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर सैंग नाम के एक डॉक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद डॉक्टर सैंग ने अपनी गर्लफ्रेंड यू चोंग से पूछा कि अब आइसक्रीम खाने चले क्या। यू चोंग कहती है कि इस वक्त मुझे कुछ और खाने का मन है। सैंग पूछता है क्या, तो वो कहती है तुम्हें। जिसके बाद वो उसे अपने साथ एक होटल में ले जाता है जहां दोनों क्लोज होते हैं। लेकिन बीच रात अचानक से यू चोंग को किसी का कॉल आता है। सैंग ने जब पूछा कि क्या हुआ तो वो बताती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई है, मुझे उसके पास जाना होगा, क्या तुम मुझे उसके पास छोड़ दोगे। मगर सैंग कहता है नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैंने पी रखी है, पुलिस को पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। लेकिन यू चोंग गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद सैंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, वैसे भी इस वक्त सारे पुलिस वाले सो रहे होंगे। इसके बाद वो यू चोंग को वहाँ से लेकर निकल जाता है। इस बीच वो कंटिन्यू किसी से फोन पर बात कर रही थी। सैंग ने पूछा तो उसने कहा कि मैं अपने बाकी के दोस्तों को मैसेज करके खबर दे रही हूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो सैंग को सेड्यूस करने लगी और उसे इधर उधर टच करने लगी। डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया लेकिन वो नहीं रुकती, जिससे डॉक्टर का ध्यान कार के स्टीयरिंग से हट जाता है और वो एक आदमी को टक्कर मार देता है। इसके बाद डॉक्टर सैंग अपनी कार से उतरकर उस आदमी को चेक करते हैं तो वो मर चुका था और हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पार्क के डैड थे। और ये सब जो हो रहा था वो पिछली रात को ही हो रहा था, यानी कि अभी हम पार्क के हॉस्पिटल जाने से एक रात पहले का सीन देख रहे हैं। यू चोंग कहती है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, मगर सैंग ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। वो कहता है कि मैं पीकर गाड़ी चला रहा था, अगर पुलिस आ गई तो मुसीबत हो जाएगा। इसके बाद सैंग पार्क के डैड को अपनी कार में डाल लेता है। वो उसे कहीं ले जाकर गाड़ने वाला था, लेकिन एक कचरे चुनने वाले ने उसे ये सब
सब करते हुए देख लिया था। वो भाग रहा था, लेकिन सैंग ने उसे रोकने के चक्कर में उसे एक जोर का धक्का दिया, जिससे वो आदमी का सर फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद सैंग उसे भी अपनी गाड़ी में डाल लेता है और फिर उन दोनों को अपने साथ लेकर पहाड़ी पर चला जाता है। लेकिन वहाँ पहाड़ी पर उस कचरे वाले को होश आ जाता है, क्योंकि वो मरा नहीं, बस बेहोश था। मगर जब उसने अपने बगल में एक लाश को देखी तो वो चिल्लाने लगा। जिसके बाद पार्क ने जाकर कार की डिक्की खोली और उस आदमी को मारने के बाद उसे चुप रहने को कहा। जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। फिर सैंग ने उस आदमी, जिसका नाम किम था, उससे उसका अकाउंट नंबर मांगा और फिर उसके अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर करते हुए कहा कि अब अगर तुमने किसी से भी बताया तो मैं सभी से ये कहूंगा कि हम दोनों ने मिलकर उसे मारा और मैंने तुम्हें इस काम के लिए 10 मिलियन दिए थे। इसके बाद वो किम के साथ मिलकर पार्क के डैड को जमीन में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगता है, लेकिन गलती से बोंग अपने हाथ को ही काट लेता है। खैर किसी तरह वो दोनों पार्क के डैड को जमीन में गाड़कर वहां से चले जाते हैं। इन सब चक्करों में सुबह हो चुकी थी। तभी किम ने सैंग से कहा कि आपने जो काम मुझसे करवाया है, इस काम के लिए 10 मिलियन बहुत कम है, मुझे अब 10 मिलियन और चाहिए। सैंग के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो उससे कहता है कि 10 नहीं 20 और दूंगा, लेकिन इसके बाद दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। फिर उसने यू चोंग और किम को अलग अलग जगह ड्रॉप किया और उसके बाद अपने कार से डैश कैम की मेमोरी निकालकर अपने कार को ले जाकर रिपेयर के लिए दे दिया। इसके बाद जब वो अपनी क्लिनिक के लिए जा रहा था, तभी दो लोग दूर से सैंग की फोटो खींच रहे थे। क्लिनिक जाकर सैंग खुद से अपने जख्म की पट्टी करता है। फिर वो यू चोंग को कॉल करके उसे बताता है कि मैंने क्लिनिक की ईएमआई के लिए जो पैसे रखे थे वो मैंने उस आदमी को दे दिए, क्या तुम मुझे 15 मिलियन वॉन दे सकती हो? यू चोंग कहती है ठीक है, 2-3 दिनों में पैसे देती हूँ। फिर कॉल कटने के बाद सॉन्ग खुद से कहता है कि आखिर मजे तो वो भी कर रही थी, तो फिर मैं अकेले क्यों भुगतूं? अब हमें वापस से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। एक ऑफिसर पार्क के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि एक्सीडेंट के दिन आप कहां पर थे? पार्क कहता है उस रात मैं एक रेस्टोरेंट में बर्गर खाने के लिए गया था और सारी रात वहीं था। ऑफिसर क्रॉस चेक करने के लिए उस रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ काम करने वाली लड़की ने बताया कि हाँ उस दिन वो यहीं थे। दूसरी तरफ पार्क उस इंश्योरेंस कंपनी में जाता है जहाँ से उसके डैड ने 500 मिलियन का इंश्योरेंस खरीदा था, जो पार्क को उसके डैड के मरने के बाद मिलने वाला था। मगर पार्क जब वहाँ के मैनेजर से मिलता है तो ये वही था जिसने उसके डैड का पहली बार एक्सीडेंट किया था, जिससे पार्क ने मुआवजे के लिए 8 मिलियन वसूले थे। मगर वो पार्क से कहता है जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती हम आपको पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि पुलिस को ये केस मर्डर का लग रहा है। जिस पर पार्क बहुत गुस्सा हो जाता है और मैनेजर के ऊपर चिल्लाने लगता है कि मेरे पापा ने ये पैसे मेरे लिए जमा किए थे और तुम कह रहे हो नहीं दे सकते। जिसके बाद मैनेजर उसे समझाता है कि सर ये बैंक का प्रोसीजर है, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता हम आपको पैसे नहीं दे सकते। इसके बाद वो अपने कंपनी के 30 साल कंप्लीट होने की खुशी में पार्क को एक हम पर थमाकर वहां से भिजा देते हैं। इसके बाद पार्क वहां से फ्यूनरल होम जाता है जहां उसे उसके डैड की दोस्त ने कहा कि अंदर एक मेहमान बैठा हुआ है, तुम जाकर उससे मिलो। पार्क जब उसके पास जाता है तो वो आदमी मियान था। वो उससे पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, बाहर चल तुझसे बात करनी है। फिर पार्क उसे फ्यूनरल होम से बाहर लेकर जाता है और उससे कहता है कि सारा काम बिगाड़ कर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। मियान बताता है कि उस वक्त वो मरा नहीं था और मुझे लगा कि वहाँ किसी ने मुझे देख लिया है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा और वैसे भी बात मारने की हुई थी। अब मैंने अपना काम कर दिया है तो चलो मेरे पैसे दे दो। लेकिन पार्क उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुमने मेरा बना बनाया प्लान खराब कर दिया। लेकिन मियान पार्क को ही मारते हुए कहता है कि वीकेंड तक मेरे पैसे तैयार रखना और वो उसे वो टेप रिकॉर्डर पे उसकी आवाज सुनाकर उसे धमकी देता है कि अगली बारी तुम्हारी होगी। अब पार्क को 2 लोगों को पैसे देने थे, पहला वो रिकवरी शार्क और दूसरा ये चीनी। लेकिन पार्क और मियान को एक आदमी ने देख लिया था। फिर वो आदमी मियान के पीछे पीछे उसके ठिकाने पर चला गया और फिर उसने वो टेप रिकॉर्डर चुरा ली। लेकिन मियान ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था।
उसे लगता है कि जरूर उस आदमी को पार्क ने भेजा है टेप रिकॉर्डर को चुराने के लिए, इसीलिए वो उसे जान से मार देता है। लेकिन जब वो उसके आईडी को चेक करता है तो वो आदमी एक पुलिस ऑफिसर था। पार्क को जब ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। लेकिन मियान कहने लगता है कि अब मैं पकड़ा जाऊं इससे पहले मैं चाइना चला जाऊंगा, इसीलिए मुझे कल तक के पैसे चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर सैंग अपने केबिन में जाकर अपने घाव को देख रहे थे जो उसे पार्क के डैड को गड्ढे में डालते वक्त लगी थी। उसका घाव धीरे धीरे उसके पूरे हाथ में फैलता जा रहा था। लेकिन तभी किम उनके ऑफिस में आ जाता है। उसे देखकर सैंग और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर उसने पूछा कि तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला और तुम यहाँ क्यों आए हो। किम ने बताया कि उस दिन मैंने आपका बिजनेस कार्ड देख लिया था। फिर वो कहता है मैंने उस दिन जो किया वो बहुत गलत था, मैं अब चैन से सो भी नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगर आप मुझे 30 मिलियन वॉन और दे दोगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सैंग बहुत परेशान हो गया। फिर किम ने कहा कि ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जिस पर सैंग कहता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। उसके जाने के बाद सैंग बहुत गुस्सा करता है। लेकिन तभी उसे मैकेनिक का कॉल आता है। सैंग जब कार लेने के लिए गया तो मैकेनिक ने कहा कि सर हिरन क्या ऊपर से कूदा था जो डैमेज बोनट के ऊपर हुआ है। ये सुनकर सैंग पूरा परेशान हो जाता है। फिर घर जाकर उसने डैश कैम की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसे पता चला कि पार्क के डैड को किसी ने ब्रिज के ऊपर से उसके कार के ऊपर फेंक दिया था। दूसरे एंगल से देखने पर सैंग को उन्हें फेंकने वाले का चेहरा भी दिख जाता है जो कोई और नहीं बल्कि किम था। जिसके बाद सैंग ने अपनी गर्लफ्रेंड यूचोंग को कॉल किया और उससे सारी बात बताई और उससे कहा कि तुम मुझसे मिलो, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। इसके बाद सैंग यूचोंग से मिलता है और उसे सारे फुटेजेस दिखाता है। लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पता चला कि उस वक्त वो वहाँ से गुजरेगा। तभी उसे यू चोंग पर शक हुआ, जिस पर यू चैंग ने उसे गालियां दी और बताया कि साले तुझे तब समझ नहीं आया था क्या कि मेरे जैसी लड़की तुम जैसे गधे के साथ क्यों घूम रही है, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है क्या। यू चोंग को समझ आ जाता है कि वो किम के साथ मिली हुई है। वो गुस्से में उसे मारने लगता है, लेकिन तभी किम वहाँ आकर सैंग को बेहोश कर देता है। फिर जब सैंग की आँख खुलती है तो किम और यू चोंग मिलकर उसके लिए कब्र खोद रहे थे और यू चोंग चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि कैसे उसने सैंग को बेवकूफ बनाया, जिससे सैंग का पारा और चढ़ जाता है। फिर उसने गुस्से में अपनी सीट बदली और सीधे गाड़ी ले जाकर यू चोंग को मार दिया, जिससे उसके मौके पर ही बहुत ही बुरी तरह से मौत हो गई। मगर किम बच गया था। वो सैंग को मारने के लिए आता है तो सैंग उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा। लेकिन किम नहीं मानता और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। तभी हम किसी को देखते हैं जो छुपकर किम को मर्डर करते हुए देख रहा था और उसकी फोटो ले रहा था। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां जुयोन नाम की एक स्टूडेंट के पास कुछ स्टूडेंट आते हैं और उससे कहते हैं कि हम स्कूल फेस्टिवल के लिए प्रमोशन पैम्पलेट बना रहे हैं, क्या हम तुम्हारे फोटो को उसके कवर पेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहती है हाँ ठीक है, लेकिन एक लड़की जिसका भी प्रेजेंट में ताजा ताजा मर्डर हुआ था वो जुयोन से खुश नहीं थी क्योंकि पहले उसकी फोटो कवर पर छपने वाली थी। फिर जब जुयोन की फोटो कवर पेज पर छप जाती है तो यू चोंग उससे मिलने के लिए जाती है और उसकी फोटो कवर पेज पे छपने के लिए कांग्रेचुलेट कहती है। फिर वो कहती है कि तुम संडे को क्या कर रही हो, मेरा एक फ्रेंड तुम्हारी फोटो देखकर पागल हो गया है, वो तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता है। जियोन ने मना कर दिया तो यू चोंग जिद करने लगी, कहने लगी प्लीज एक बार चलो ना, वो बहुत अच्छा लड़का है। जिसके बाद वो फाइनली मान जाती है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि जुयोन बेसुध पड़ी हुई थी और कुछ लोग मिलकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो बहुत चिल्लाती है, रहम की भीख मांगती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां जुयोन के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसे अपने सपने में देखकर उठ जाती है। जुयोन अब एक डॉक्टर बन चुकी थी और उसे हमने अभी मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा था जब उसने पार्क का पूरा नाम बिना उसके बताए ही लिख दिया था।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पार्क के डैड के कातिल को सजा मिल पाएगी? जुयॉन का पार्क के साथ क्या कनेक्शन है और उसकी पूरी स्टोरी क्या है? क्या पार्क लोन शार्क से अपनी जान बचा पाएगा? ऐसे भी और भी बहुत सारे सवालों का जवाब हमें इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेगा। अगर आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। इस वीडियो पे 3K लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि सेकंड पार्ट आपसे मिस न हो जाए तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।